नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका बूस्टर एकेडमी में। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि विश्व अभी जो है वो आप लोगों को पता ही है कि युद्ध में उलझा हुआ है। और जहाँ जो है वो गुट ही गुट बन रहे हैं। कुछ देश कुछ के साथ हैं तो कुछ देश जो है वो एक अलग गुट बना रहे हैं, कुछ देश तटस्थ भी हैं। तो इस दरमियान अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स भी अपने आप में जो है वो विस्तार होने के बाद में केवल ये 5 झंडे नहीं रहे हैं, इसमें भी अब 6 झंडे और जुड़ गए हैं। और ब्रिक्स ब्रिक्स का भी अब जो है विस्तार हो चुका है। और ब्रिक्स का विस्तार होते होते ये ब्रिक्स कहीं पश्चिमी देशों का विरोधी जो है संगठन तो नहीं बन जाए। भारत के लिए भी अपने आप में चुनौतियाँ कम नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स को जो है वो अब जो है वो पश्चिमी देशों के द्वारा पश्चिम विरोधी संगठन के रूप में देखा जाने लगा है। जो ब्रिक्स जिसके अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना हुआ करता था, उसके बाद में उसमें जो है वो दोस्तों आपका साउथ अफ्रीका जुड़ा। लेकिन आज 6 नई कंट्रियों का और जुड़ जाना, और उसके साथ साथ ऐसी कंट्रियां ईरान और अर्जेंटीना जो अपने आप को अमेरिकी विरोधी मानती है, उनका जुड़ जाना। और साथ के साथ ये ब्रिक्स जिसके अंदर हर देश अपना एक अलग एजेंडा रखता है और हर देश अपने एक अलग हित रखता है, फिर भी ये देश एक साथ बैठते हैं। तो इस दरमियान अपन सारी बातें करेंगे। और RS मेंस आपका जो है वो निकट ही है, क्योंकि अब जो है वो नए साल में तो हो ही जाएगा। तो उस हिसाब से जो है हम सारी बातें करेंगे और पूरे मेंस के अनुसार कवर करेंगे। टेस्ट सीरीज का ये टॉपिक है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अपन लोग जो है वो इसे कवर करेंगे। थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे, आधे घंटे में इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ब्रिक्स क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, उसके साथ साथ कंटिजेंसी जो रिजर्व सिस्टम है वो क्या रखा गया है एक नया। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे जोहान्सबर्ग में जो सम्मेलन हुआ है उसमें क्या है, ब्रिक्स के सामने क्या चुनौतियां हैं, भारत ने अपनी कैसे जो है वो भयंकर तरीके से जो है विदेश नीति को एक शानदार तरीके से जो है वो यहाँ पे जो है वो तरीके से इंप्लीमेंट किया, ताकि ना तो भारत जो है वो किसी भी गुट में, फिर भी भारत जो है वो महाशक्ति बनने के जो है वो एकदम विकासशील कंडीशन में कि महाशक्ति भारत जो है वो जरूर बनेगा। बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स दोस्तों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संक्षिप्त पहले जो आपके एक्रोनिम बोल सकते हो कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का ये एक्रोनिम है। ब्रिक्स दुनिया की 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है दोस्तों। याद रखना 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने यह कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन का वर्णन करते हुए ब्रिक्स शब्द दिया था। उन्होंने क्या शब्द दिया था? ब्राजील, चीन, इंडिया। और दोस्त ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन का कॉन्सेप्ट देते हुए उन्होंने जो है वो दोस्तों आपके क्या ब्रिक का कॉन्सेप्ट दिया था। ब्रिक का कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद में 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह का औपचारिक रूप से प्रधान जो है वो दोस्तों औपचारिक रूप से ये समूह बना। लेकिन पहले 4 ही कंट्रियां थी। दिसंबर 2010 में ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल होने के बाद में इसका 2010 में नाम क्या हुआ? 10 में ब्रिक्स। 10 में क्या बने हो? ब्रिक्स बनो। और पहला ब्रिक्स सम्मेलन 2009 में रूस के येकेतनबर्ग में हुआ था। और यही क्वेश्चन जो है वो दोस्तों आपके ये आया भी था, ये आपके RS में प्रश्न भी आया था। येकेतनबर्ग सम्मेलन जो है वो येकेतेरिनबर्ग सम्मेलन जो है वो प्रश्न भी पूछा था, क्योंकि आपके सिलेबस में ब्रिक्स एज इट इज दे रखा है। आपके सिलेबस में ब्रिक्स एज इट इज दे रखा है, तो आपको सारी चीजें पूछी जा सकती है। तो हम एक एक सम्मेलन से बात करेंगे, पुरानी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। बस आप जो है मन लगा के केवल और केवल आधे घंटे बैठे रहना। अगर हम ब्रिक्स की हिस्सेदारी देखें तो ब्रिक्स में 5 सबसे बड़े विकासशील देश हैं। आबादी का लगभग 41% हो गया। और दोस्तों जो है GDP का लगभग 24% है। और व्यापार का 16% हिस्सेदारी रखता है। तो अपने आप में बड़ा संस्थान है। बस समस्या ये है कि संस्थान के जो 5 देश हैं उनके हित ही अपने आप में अलग है। भारत चाइना, भारत रूस, चाइना रूस, ये भी अपने आप में जो है वो एक दूसरे को काउंटर करते रहते हैं। तो इन सब बातों के ऊपर बात करेंगे। ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करता है भाई? पंच की जो आपका मंच की अध्यक्षता है, ये जो आपका शब्द बना हुआ है, ब्राजील ने कर ली तो फिर रशिया करेगा, फिर अगले साल इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका करेगा। तो प्रत्येक सदस्य जो है करता है दोस्तों। और दोस्तों आपने 2021 में भारत ने की थी, इस बार जो है वो आपके कहां पे? साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में हुई। विश्व ब्रिक्स का उद्देश्य क्या? ब्रिक्स का पहला उद्देश्य जो है वो दोस्तों राजनीतिक और सुरक्षा, सिक्योरिटी और पॉलिटिकल जो है वो इसका है, जिसके तहत ब्रिक्स में शामिल देशों की वैश्विक क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित हो, राजनीतिक क्षेत्रों में भी संवाद जो है वो बढ़ाया जा सके। ब्रिक्स की एक मांग जो है वो ये भी है ब्रिक्स के सदस्यों की कि यूनाइटेड नेशन की जो दोस्तों आपकी सुरक्षा काउंसिल है, आपकी जो स्थायी सुरक्षा काउंसिल है, उसके अंदर भी जो है वो धीरे
धीरे जो है वो प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, धीरे धीरे क्या दिया जाना चाहिए, प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। दूसरा उद्देश्य है आर्थिक और वित्तीय, इसके अनुसार व्यापार, कृषि, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में जो है सहयोग बढ़ाए। पहला पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, सेकंड दोस्तों इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस। अगर हम बात करें तो ब्रिक्स की प्रमुख पहलों के ऊपर चलते हैं। तो कहीं तरह जो है वो आनंद तो आ रहे तन पढ़ाई के मान। मेंस में देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आनंद वाले नहीं होती, फिर भी पढ़ना पड़ता है आदमी को। जैसे प्रबंधन हो गया, जैसे हमने तो 2 सब्जेक्ट अभी कंप्लीट कर लिए, समाजशास्त्र हो गया आपका कंप्लीट है, और उसके साथ साथ लेखांकन अंकेक्षण हो गया। मैं योगा पूरा यहाँ कवर करवाऊंगा ही। अब जो है मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपके सोमवार से स्टार्ट कर रहा हूँ और व्यवहार स्टार्ट कर रहा हूँ, बुद्धि से स्टार्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद में हम इको पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट अब तक जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया था या रुके हुए थे, वो बूस्टर की तरफ चलाओ। यहाँ पे बहुत स्पीड से बहुत अच्छे से कवर करवाया जा रहा है, आराम से जी लगा के पढ़ो भाई। विश्व की प्रमुख पहल अगर हम देखें दोस्तों, तो ब्रिक्स की प्रमुख पहल, पहला था न्यू डेवलपमेंट बैंक। याद आया, बाह्य सहायता योजनाओं में पढ़ते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। 2012 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे ब्रिक्स सम्मेलन में, कौन सा दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर जब 4th ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था दोस्तों, 4th ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, उस समय ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एनडीबी की स्थापना पर विचार किया गया था। हम चाहते थे कुछ एक ऐसा बैंक बनाए, चाहे वो अपने आप में एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी जापान और अमेरिका का प्रभुत्व ज़्यादा है, वर्ल्ड बैंक में भी अमेरिका का प्रभुत्व ज़्यादा है, तो कुछ एक ऐसा बैंक बने जो बैंक जो है वो दोस्तों विकासशील देशों के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बने, जो हमें पैसा देता रहे। और जो आपके ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, चाहे वो आपके यहाँ लैटिन अमेरिकी देश हो, चाहे आपके जो है वो अफ्रीका वाले देश हो जो डेवलपिंग कंडीशन में है या जो है वो अंडर डेवलप्ड है, उनको पैसा मिलता रहे। तो हम लोगों ने ये बात नई दिल्ली में कही। ब्रिक्स देशों द्वारा संचालित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। हमने 2012 के दिल्ली दोस्तों आपके जो है वो दिल्ली सम्मेलन में ये बात कही। 2014 में दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में ब्राजील में फोर्टोलेजा दोस्तों आपका जो 6ठा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, उसके तहत 100 अरब डॉलर की पूंजी के साथ की गई। 100 अरब डॉलर की पूंजी के साथ की गई। याद रख लेना, प्रश्न पूछा जा सकता है फोर्टोलेजा घोषणा पत्र क्या है, ये प्रश्न आ सकता है। फोर्टोलेजा घोषणा पत्र क्या है, 2 नंबर में या 5 नंबर में आ सकता है, या न्यू डेवलपमेंट बैंक आ सकता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक आ सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को जो है वो पता होनी चाहिए। और देखो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये आपके यहाँ पे 6th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दोस्तों आप याद रखें 2014 में हुआ था, ब्राजील के फोर्टोलेजा और ब्रासीलिया में आयोजित हुआ था। याद रखें फोर्टोलेजा घोषणा पत्र के तहत 100 अरब डॉलर की शुरुआती अधिकृत पूंजी के साथ हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की। हमने ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की स्थापना की, सीआरए की भी, हमने एक कोष की भी स्थापना की। ये कोष वैसा ही है, कोष के बारे में बताऊंगा। जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी अपना कोष रखता है, सीआरए एक रिजर्व फंड रखता है कि भाई इन देशों को अगर कभी भी थोड़े बहुत पैसे की जरूरत हो, थोड़ी बहुत तरलता, अल्पकालीन तरलता की जरूरत हो, तो उसके ऊपर बात की जा सके, उसको थोड़ा पैसा दी जा सके। तो एक अपन ने फंड भी बनाया, एक बैंक बनाया, इस बैंक के तहत हमने फंड बनाया। तो याद रखें आपके यहां पर जो है वो दोस्तों कौन सा 6ठा ब्रिक्स सम्मेलन में फोर्टोलेजा घोषणा पत्र के तहत न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करने का उद्देश्य यही था कि विकासशील देशों का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके। जिन देशों को सहायता प्राप्त करने में टाइम लग रहा है, या वर्ल्ड बैंक जिन देशों को सहायता प्राप्त नहीं करवा पा रहा है, या इतना कैपिटल नहीं होने के कारण जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है, तो वहां एक जो है पैरेलली विकल्प तैयार हो गया आपका, क्या, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो आपके जो है वो विकासशील और अल्प विकसित देशों के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऋण देगा। और साथ ही साथ हमने बना दिया एक कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, ताकि छोटी मोटे पैसों की जरूरत हो तो एक फंड बना दिया, आप ले लीजिए, काम चलाइए। इसलिए आपका 6ठा ब्रिक्स सम्मेलन याद रखना, ये याद रखना दोस्तों कब है, ब्राजील के अंदर हुआ था। और इसके अंदर रूस द्वारा भविष्य में ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए एक संयुक्त ऊर्जा कोष बनाने का भी, हाँ
एक जॉइंट एनर्जी फंड बनाने का भी सुझाव दिया गया था। मोदी जी ने भी संबंधित करते हुए इन्होंने कहा था कि लोगों से लोगों के संपर्क के लिए हमें युवाओं को विशेष रूप से नेतृत्व देना चाहिए। और मोदी जी ने यहाँ पे ब्रिक्स युवा वैज्ञानिक मंच, ब्रिक्स भाषा स्कूल, उसके साथ साथ ब्रिक्स विश्वविद्यालय की मांग भी की थी। याद रखो भाई, ये तो तगड़ा सम्मेलन है, यहां से सीधा केवल इससे ही क्वेश्चन आ जाएगा। ब्रिक्स भाषण स्कूल और ब्रिक्स विश्वविद्यालय की मांग की थी। बताओ, तो अच्छा है। जो आपका फोटोलेजा घोषणा पत्र अगर 5 नंबर में पूछ के आ जाओ तो केवल क्या, केवल और केवल इतना ही लिख के आओगे क्या? केवल और केवल जो है वो इतना ही लिख के आओगे क्या? फोटोलेजा घोषणा पत्र पूछ लेना तो उसे बताया क्या आना है कि न्यू डेवलपमेंट की बात हो गई, न्यू डेवलपमेंट बैंक बन गया, कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट भी जो है वो तैयार हो गया। रूस वालों ने कहा कि एक ग्लोबल जो आपका जो है वो एनर्जी कोष बनाओ, एक संयुक्त ऊर्जा कोष बनाओ, एक क्या बनाओ? संयुक्त ऊर्जा कोष बनाओ। और उसके साथ साथ भारत ने कहा कि हमें जो है वो वैश्विक युवा ब्रिक्स मंच बनाना चाहिए, एक युवा मंच बनाना चाहिए। इसके साथ साथ भारत ने ये कहा कि हमें एक जो है वो ब्रिक्स भाषा स्कूल खोलना चाहिए और एक हमने कहा कि हमें ब्रिक्स का एक विश्वविद्यालय खोलना चाहिए। क्या खोलना चाहिए? विश्वविद्यालय खोलना चाहिए। इतने पॉइंट याद है ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि आपके फोटोलेजा अनाउंसमेंट 6th ब्रिक्स सम्मेलन में क्या क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आईआर में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आईआर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना है भाई, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। जोर तो नहीं आ रहा? हाँ, तो ये एक तो प्रश्न ये बनता है आपके 2 नंबर या 5 नंबर का, या 5 नंबर में न्यू डेवलपमेंट बैंक पूछ सकते हैं, 5 नंबर में सीआरए पूछ सकते हैं, 5 नंबर में फोटोलेजा अनाउंसमेंट पूछा जा सकता है। डन। चलो मैं वापस अब न्यू डेवलपमेंट बैंक की तरफ चलें वापस। चलो भाई न्यू डेवलपमेंट बैंक की तरफ चलते हैं और बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो दोस्तों याद रखें, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो अपन लोगों ने जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में फोटोलेजा के सम्मेलन में जो है बात की गई और इसके अंदर कहा गया है कि एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाइए, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाइए। एनडीबी ब्रिक्स व अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की योजनाओं का वित्त पोषण करेगा। ये 2 शब्द याद रखना, बुनियादी ढांचा और एसडीजी की परियोजनाओं को पैसा देगा। किसी भी सदस्य के पास वीटो नहीं है, मुख्यालय संघाई में है, कार्यालय दोस्तों इसका एक जोहान्सबर्ग में बनाया गया है। हेडक्वार्टर कहां पे है? संघाई में। हेडक्वार्टर संघाई में। शुरुआत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अंशदान करेंगे और इनका शेयर 20% सबका क्या होगा? 20% जो है वो शेयर होगा। शुरू में सबका बराबर सेम रखा हमने, सबका जो है वो क्या रखा दोस्तों? जो है बराबर शेयर की बात की। पर कोई भी सदस्य देश अन्य 4 देशों की सहमति के बिना अपना पूंजीगत शेयर नहीं बढ़ा पाएगा, किसी भी कंडीशन में अपना जो है वो पूंजीगत शेयर नहीं बढ़ा पाएगा। एनडीबी पे अन्य सदस्यों को शामिल करने की अनुमति है, लेकिन किसी भी स्थिति में इन 5 के शेयर 55% से कम नहीं हो पाएंगे। आज 500 के शेयर कितने हैं? 20%। जब शुरू में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक जो हमने अंशदान किया, सबने अपना 20% शेयर रखा। 500 कंट्रियां अपनी 20% शेयर रख रही है। सबकी अनुमति के बिना जो है, याद रखना, 4 देशों की सहमति के बिना किसी का भी शेयर नहीं बढ़ाया जा सकता। इनका सबका 100% शेयर है। कम भी करोगे तो 55 से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम भी करो तो 55 से कम नहीं होना चाहिए। इसमें चीनी प्रमुख की संभावनाओं से बचने के लिए प्रमुख का पद 6 सालों के लिए भारत को और उसके बाद 5-5 सालों के लिए ब्राजील और रूस को सौंपने की बात हुई है कि भाई 6 साल भारत रह जाएगा इसका। अभी अध्यक्ष कौन है दोस्तों? याद रखें, आपके यहां ब्राजील है, मार्कोस ट्राइजो। पहले कौन थे? केवी कामत। पहले कौन थे? केवी कामत। पहले कौन थे? केवी कामत। न्यू डेवलपमेंट बैंक की आप अपने यहाँ पे भी जो है वो योजनाओं का नाम लिख सकते हैं कि अपने यहाँ भी योजनाएं चल रही है, अच्छी योजनाएं चल रही हैं। राजस्थान में भी 2 चल रही है भाई ये सहायता योजना। कमेंट सेक्शन में लिखो भाई। हाँ, मेरे को सबके कमेंट शो हो रहे हैं। तुम्हें लग रहा हो सर जो है मैं बात नहीं कर रहा, आज थोड़ा मैं जल्दी पढ़ाने के चक्कर में हूँ। और तुम्हें क्या लग रहा है? ये राम, हाँ, ये आयुष, सोहित, गगन, ये जो तुम कमेंट सेक्शन में लग रखे हो ना, ये सब मेरे को दिख रहा है कि कौन कितना पढ़ रहा है। तो मैं ऐसे लग रहा हो कि सर रिकॉर्डेड क्लास डालने। रिकॉर्डेड नहीं है, एकदम लाइव क्लास है।
सब देख रहा हूँ मैं, बस मैं आज जो है वो तुम्हारा रिप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि ये थोड़ा मैं पढ़ा देता हूँ, कंप्लीट हो जाए टॉपिक तो ज़्यादा अच्छा लगे तुम लोगों को। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में क्या याद रखना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 के फोर्टोलेजा अनाउंसमेंट के तहत हुई। न्यू डेवलपमेंट बैंक में सभी देशों की 20-20% भागीदारी है। इन पांचों देशों की कभी भी 55% से कम भागीदारी नहीं होगी। नए आएंगे उनको हम देंगे भी भागीदारी, तो भी हम 5 तो 55% रखेंगे ही। इनके अंदर पहले आपका चाइना अध्यक्ष बनता है, फिर दोस्तों इंडिया बनता है, ब्राजील और रूस रहेंगे 5-5 साल के लिए, अभी ब्राजील से है। संगठनात्मक ढांचे में एक अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष, अध्यक्ष बन गया, 4 देशों से उपाध्यक्ष आ गए। उसमें अध्यक्ष का कार्यकाल अब कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया है। हेडक्वार्टर कहां है भाई इसका, हेडक्वार्टर याद रखना संघाई में। काम क्या करता है, बुनियादी ढांचे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे का डेवलपमेंट करना, और बुनियादी ढांचे का डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो योजनाएं हैं, जो परियोजनाएं हैं, उन्हें लागू करना। अब बताओ एनडीबी कौन कौन लिखाएगा अगर एग्जाम में प्रश्न आ गया, अगर एग्जाम में प्रश्न आ गया तो लिखा हो गया क्या, एनडीबी में सभी देशों के पास समान मताधिकार है, किसी के पास वीटो पावर नहीं है, काम करते हैं स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं, परिवहन, सिंचाई, सतत नगरीय विकास, आर्थिक सहयोग। यहाँ देख सकते हो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना एक रेशियो भी बताया था, उनमें उन्होंने बताया था कि हम सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो लगाते हैं आपके यहाँ अलग अलग परियोजनाओं में। जैसे 29% हम ट्रांसपोर्टेशन में लगाते हैं, 26% आप एनर्जी में लगाते हैं, उसके साथ साथ दोस्तों आपका 8% क्लीनर प्रोडक्शन के बारे में बात कर ली। अर्बन एंड सोशल के लिए 15% हो गया, जल के लिए बचा हुआ जो है वो आपका जल के लिए हो गया। तो ये भी आप वहां बना के आ सकते हो कि एनडीबी मुख्य काम किसके लिए करता है, मुख्य काम स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, सिंचाई, सतत नगर, और दोस्तों आपका जो है उसके साथ साथ सतत नगर हो गए, वाटर हो गया, एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। लिखा हो गया एनडीबी के लिए। हाँ, अपने यहाँ कौन कौन सी योजनाएं चल रही है एनडीबी की, पता है तुम लोगों को अपने यहाँ कौन कौन सी योजनाएं चल रही है एनडीबी? अब तो पता चल ही गया होगा एनडीबी की अपने यहाँ कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के, एक सेकंड रुको भी, चलो आगे करते हैं बात। चले भाई आगे, हाँ आगे कंप्लीट करते हैं, एक सेकंड। तो ये क्लियर है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, कोई बड़ा प्रश्न ही आ जाए कभी, तो फिर भी नहीं घबराना, क्योंकि अगर हम यहां बात करें तो इंडिया में कौन कौन सी योजनाएं हैं, राष्ट्रीय निवेश एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो है वो न्यू डेवलपमेंट वालों ने पैसा दे रखा है। उसके साथ मुंबई नगर परिवहन परियोजना में दे रखा है, अक्षय ऊर्जा की योजनाओं में दे रखा है, मणिपुर जल आपूर्ति एवं स्वच्छता में दे रखा है। आपको 4 योजना भी लिखनी पड़े, और एक योजना आप राजस्थान वाली भी लिख सकते हो, और वो कौन सी है, रेगिस्तानी क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना। जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना, जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना, पुनः संरचना परियोजना, जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना, जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना। ये आपको याद करना पड़ेगा।
तब जाके न्यू डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक आप नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, मुंबई नगर परियोजना, अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं, मणिपुर जल आपूर्ति और एक अपना जल क्षेत्र वाला लिखा हो, अब आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक कंप्लीट है। अब बताओ न्यू डेवलपमेंट बैंक किस किस को कंप्लीट है, फिर मैं आगे चलूं। अब एनडीबी का क्वेश्चन पूछ ले तो फोर्टलेजा अनाउंसमेंट के साथ एनडीबी की स्थापना 2014, मुख्यालय जो है वो दोस्तों आपका संघाई के अंदर हुआ। इसमें सभी देशों के पास 20% शेयर होंगे। कभी भी इन 5 देशों के पास 55% से कम शेयर नहीं होंगे, कम शेयर नहीं होंगे। पहले अध्यक्ष जो है वो चाइना रहा था, फिर इंडिया, ब्राजील है अध्यक्ष। अब कितने साल के लिए रहता है? 5 वर्ष के लिए अध्यक्ष इसमें रहता है। याद रखना है कि ये बुनियादी ढांचे के साथ साथ जो है वो बुनियादी ढांचे के साथ साथ एसडीजी के लिए काम करती है, जिसमें हमने देखा सबसे ज्यादा काम परिवहन के लिए कर रखा था, उसके साथ साथ ऊर्जा के लिए कर रखा था, उसके साथ साथ दोस्तों आपके यहाँ जो है वो स्वच्छता के बारे में जो है वो काम कर रखा था, स्वच्छता के काम जो है कर रखा था। उसके बाद में शहरी क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रखा था। ये बेसिक चीजें हो गई। एक अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष प्लस 4 उपाध्यक्ष होते हैं। ये याद रखें, किसी के पास वीटो नहीं है, किसी के पास भी जो है वो क्या नहीं है, वीटो नहीं है, किसी के पास भी वीटो नहीं है। ये जो संस्था काम करती है, जैसे अगर हम लोग बात करें इंडिया के अंदर है तो मुंबई नगर परियोजना जो है वो परिवहन की इसके द्वारा चलाई जा रही है। मणिपुर में जल वाली परियोजना इसके द्वारा चलाई जा रही है। अक्षय ऊर्जा की परियोजना इसके द्वारा चलाई जा रही है। नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजना इसके द्वारा चलाई जा रही है। राजस्थान में जल क्षेत्र पुनर्संरचना योजना ये चला रहे हैं, जल क्षेत्र पुनर्संरचना योजना। ये बताओ किस किस को याद? डन, चलो आगे, दिमाग में सेट हो गया, फिर आगे चलें। टॉपिक अच्छा है भाई। अब बात करते हैं आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था की। कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट क्या है? तो ब्रिक्स देशों ने यह कहा कि वित्तीय संकट आता है तो तरलता के लिए कुछ पैसा तो चाहिए होता है, और तरलता के लिए कुछ पैसा अगर हम लोगों को चाहिए तो हमें एक कंटिजेंसी रिजर्व हमारे पास रखना चाहिए, एक आकस्मिक रिजर्व रखना चाहिए, ताकि हम आपस में एक दूसरे को जो है वो पैसा दे सकें, उन देशों की सहायता कर सकें जहां पे बहुत ज्यादा जो है भुगतान संतुलन की समस्या की वजह से रिजर्व की आवश्यकता है, पैसे की जरूरत है। वैश्विक वित्तीय संकट को बढ़ती घटनाएं जो है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फोर्टलेजा अनाउंसमेंट के तहत एक आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था भी बना ली। सीआरए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो आपका प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जा रहा है, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी क्या करता है, एक रिजर्व व्यवस्था रखता है, रिजर्व ट्रेंच रखता है। किसी को भी कुछ पैसा चाहिए, किसके लिए? अगर कोई वैश्विक वित्तीय संकट है, किसी देश में भुगतान संतुलन की समस्या है, तो आईएमएफ देता है। तो हम आईएमएफ को काउंटर करने के लिए सीआरए बनाया है। और सीआरए दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में 7वें ब्रिक्स सम्मेलन उफा रूस के दौरान हुई थी। बात तो पहले ही हो गई थी, लेकिन स्थापना 2015 में होती है। और इसमें हमने $100 बिलियन हम लोगों ने रखे हैं, और $100 बिलियन में चीन ने सबसे ज्यादा 41 रखे हैं। उसके बाद में भारत, ब्राजील, रूस ने 18 रखे हैं, और दक्षिण अफ्रीका ने 5 जो है वो दोस्तों आपका $बिलियन इसके अंदर रखा है। ये याद रख लेना। तो $100 बिलियन का टोटल आपका जो है वो दोस्तों क्या है, रिजर्व फंड है $100 बिलियन का, जिसमें से 41, 18 और 5 है। उद्देश्य है कोई भी देश अगर भुगतान संतुलन के संकट की स्थिति में है तो उस देश की मदद करना, उसे जो है वो दोस्तों जो है वो क्या, करेंसी उपलब्ध करवाना, पैसा उपलब्ध करवाना। जनरली अगर कोई भी देश भुगतान संतुलन का घाटे में है, भुगतान संतुलन में घाटे की स्थिति में है और बहुत ज्यादा उसके पास व्यापार के लिए पैसा ही नहीं है, तो इस कंडीशन में पैसा कौन देता है? पैसा नहीं है। जैसे भारत में 1991 में ये संकट आया था, 1991 में संकट आया था। ऐसा संकट अगर किसी भी देश के पास आए तो इस संकट का समाधान करता है जनरली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। लेकिन अब जो है वो आपका ब्रिक्स कहता है हमारे बनेगा कंटिजेंसी रिजर्व
रिजर्व अरेंजमेंट जिसमें रखेंगे $100 बिलियन, जिसकी बात फोर्टलेजा अनाउंसमेंट में हुई, स्थापना 2015 के उफा के अंदर हुई दोस्तों, और ये एनडीबी के तहत ही स्थापित किया गया है। इसका काम है अगर किसी भी देश को व्यापार घाटा है, किसी देश को भुगतान संतुलन में हालात खराब है, तो उसकी हम सहायता करेंगे। इसमें 41-18-18-18-5 का रेशियो रखा गया है। ये चाइना है, ये साउथ अफ्रीका है, ये ब्राजील, इंडिया और जो है वो रशिया है। ये आपके जो है वो देश है, और ये आपका सीआरए बनाया गया है ताकि हम आईएमएफ को काउंटर कर सकें। बताओ दो चीज किस किस को क्लियर होगी? न्यू डेवलपमेंट बैंक और आईएमएफ, जो बड़े बड़े प्रश्न बन सकते हैं, सबके बारे में बात करते करते जाएंगे हम लोग ताकि याद हो सके। अब एनडीबी और सीआरए की जरूरत कहां थी? देखो, सोवियत संघ के विघटन के बाद 1990 के बाद विश्व में केवल एक ही महाशक्ति रह गई थी, और वो महाशक्ति कौन थी? अमेरिका। आज वो महाशक्ति अपने आप को एक ही मानती है। 1990 से 2010 तक जो है हमने जो है वो एक ध्रुवीय विश्व देखा, वन पोलर वर्ल्ड देखा, जिसमें अमेरिका ही महापावर थी। पर उसके बाद में अब जो है वो दोस्तों आपका जो है वो एक ध्रुवीय विश्व जो है वो दोस्तों अब धीरे धीरे बहुध्रुव में बदल रहा है। अभी भी कुछ क्षेत्रों में वन पोलर वर्ल्ड है, क्योंकि आप लोगों को ये पता होगा कि जो आपका अमेरिका है, यूएसए का सबसे ज्यादा अगर वर्चस्व है तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में है। यूएसए का वर्चस्व यूएनओ में भी है, वर्ल्ड बैंक में भी है, डब्ल्यूटीओ में भी है, आईएमएफ में भी है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएसए के अनुसार चलती है। तो आज भी जब विश्व आपका जो है वो यूनिपोलर नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में एक ध्रुवीय विश्व जहां नहीं रहा है, आज बहुध्रुवीय विश्व हो गया है। अपने आप में बहुत महाशक्तियों की बात करें तो अमेरिका भी एक महाशक्ति है, भारत भी एक महाशक्ति है, चीन भी एक महाशक्ति है, और उसके साथ साथ दोस्तों रशिया भी महाशक्ति है। मानने को जापान भी अपने आप को महाशक्ति मानती है, और मानने को ईरान भी अपने को मानती है। तो अब आपका जो यूनिपोलर नहीं रहा है, लेकिन आज भी इकोनॉमिक रूप से अगर हम लोग देखें तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड हो, चाहे दोस्तों ब्रेटन वुड व्यवस्था हो, वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, इन सब में वर्चस्व किसका है? अमेरिका का है। अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम में जो है वो एकाधिकार है। हम इस फाइनेंशियल सिस्टम के जो है वो एकाधिकार को कम करना चाहते हैं। इन संस्थाओं में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करके हम उन देशों को जो है अल्पकालिक तरलता देना चाहते हैं, और ब्रिक्स देशों में हम लोग जो है वो सहयोग बनाना चाहते हैं। आने वाले टाइम व्यापार पे भी हम धीरे धीरे कस्टम को कम करेंगे, और हम जो है वो भुगतान प्रणाली की भी एक जो है सर्जन का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले टाइम ब्रिक्स देश अपनी एक जो है वो ब्रिक्स भुगतान प्रणाली बनाए, सीमा शुल्क समझौते को भी कम करें। उसके साथ साथ सुदूर संवेदन उपग्रह जो है हम लोगों ने क्या किया, आने वाले टाइम में हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए एक जो है वो तारामंडल बनाएंगे, जिसमें हर देश अपना अपना जो रिमोट सेंसर, जैसे इनका गाओफान, जियोआन है, रिसोर्स सेट 2 ये अपना है, ब्राजील का CBRS है, रूस द्वारा जो है कॉनपोस टाइव है। तो ये 6 जो है वो मौजूदा आपके उपग्रह, ये आपस में जो है वो रिमोट सेंसिंग की जितनी भी जो है वो डेटा है उनको आपस में साझेदारी की जाएगी, उनके जो डेटा की साझेदारी की जाएगी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं, और उसके बाद में आगे चलते हैं। पर अब भी अगर कोई आदमी इंतज़ार कर रहा है तो वो किसी गलत चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। रिजल्ट आ जाएगा और जो है वो एग्ज़ाम भी आ जाएगा। समस्या रहती है तो केवल और केवल तैयारी में रहती है। जब याद करवाने के लिए मैं हूँ, इतनी बढ़िया टीम है, तो आप घबराइए मत, याद कीजिए, बूस्टर एकेडमी ज्वाइन कीजिए। एक एक चीज़ याद करवाएंगे, टाइम पे सिलेबस करवाएंगे, रिवीजन भी करवाएंगे। आप एकदम निष्फिक्र आके जो होके जो है वो आराम से पढ़िए। तो जिसने भी अब तक अर्जुन बैच नहीं लिया है, ये वो बैच है जिसके कंटेंट के लिए आज भी बाहर उतनी डिमांड है जितनी जो है वो किसी किताब की भी नहीं होती होगी, ठीक है। और इसके कंटेंट की डिमांड तब भी उतनी रहेगी जब एग्जाम के में अंदर 5 दिन बचेंगे, तब भी लोग सोचेंगे कि इनको नया क्या मिल रहा है। तो आप मत चूकिए, पहली बार में हमारा बैच, हमारा कंटेंट और टेस्ट सीरीज आपने चारों तरफ देख ली है। हमारी टेस्ट सीरीज का पैनल बता देता हूं मैं। हमारी टेस्ट सीरीज जो 20 टेस्ट सीरीज है, मैंने मॉडल आंसर की दिखाई, आपको जो है सारी चीज़ें बताई। अब भी कोई अगर आदमी जो है वो टेस्ट सीरीज में डाउट कर रहा है तो मैं टीम बता देता हूँ। हमारी टेस्ट सीरीज में जो है वो हमारे अब जो है वो 10 लोग हैं जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं। 10 लोगों में कॉपी चेक करने वालों में एक जो है वो दोस्तों कोऑपरेटिव में लगभग 4
और 400 के आसपास रैंक है। मतलब एक आपके जो है वो समाज कल्याण के अंदर लगे हुए हैं, समाज कल्याण डिपार्टमेंट में लगे हुए आरएस एलाइड हैं। उसके साथ साथ दोस्तों 2 अपने यहाँ आरएसीएस आपके जो है वो अकाउंट ऑफिसर्स हैं, नीरज जी हो गए। और अगर हम लोग बात करें तो 2 आपके यहाँ जो है, उसके बाद में 4 नंबर पे अगर मैं आपके यहाँ बात करूं तो एक सीडीपीओ है जो कि मिंटू जी हैं। तो मतलब 4 तो आरएस सिलेक्टेड हो गए, 4 तो दोस्तों आपके आरएस सिलेक्टेड हो गए। अब तक 4 तो आरएस सिलेक्टेड जो है ना, आरएस खुद जो है वो कॉपी चेक कर रहे हैं। और 6 लोग वो हैं जो इस बार साक्षात्कार देकर आए हैं, इस बार साक्षात्कार देकर आए हैं। आप 15-20 दिन बाद में उनकी रैंक भी देखेंगे। 6 लोग वो है, चाहे अरुण हो, चाहे महेंद्र जी हो, चाहे महेंद्र जो है लांबा जी हो, 6 लोग वो हैं जो आपके जगदीश सारण जी हो। मैं आपको सबसे मिलाऊंगा। हमारी टेस्ट सीरीज ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें आप उनसे मिलेंगे जिन्होंने आपकी कॉपी चेक की है। हमारे 10 जनों का पैनल है। हर व्यक्ति वीक के अंदर 60 से 70 80 कॉपी चेक करता है। और 80 कॉपी चेक, और कॉपी चेक करने से किसी का काम नहीं चलता है। कॉपी चेक करना कोई मतलब काम या धंधा नहीं है, ये सहयोग है मेरे प्रति इनका कि 4 आरएस और 6 इंटरव्यू देने वाले लोग जुड़ रखे हैं। और ये बाकायदा मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी तब भी बोला था कि आपको आपके कैलिबर से कम वाला व्यक्ति चेक नहीं करेगा। हमारे यहाँ जो मूल्यांकन करने वाले जितने लोग हैं अपने आप में क्वालिफाइड है। 4 आरएस और 6 जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं। अब बताओ इससे बढ़िया और क्या करें? तो और बढ़ जाएगी चुनाव बाद में, तो और जो है वो खूब सारे आरएस कर दूंगा मैं। आपकी कॉपी चेक करने में टेंशन ही मत लो। ये आपका अब कुछ प्रमुख, अब देखो जितने प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न आप बता सकते हो, आराम से बता सकते हो ना। अगर अब तक के जो 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में 5 नंबर में, एक दोस्तों 5 नंबर में भी बन सकता है, 10 नंबर में भी बन सकता है। क्या न्यू डेवलपमेंट बैंक वर्तमान में विकासशील देशों को जो है वो उनकी बुनियादी ढांचे के लिए जो है वो उपलब्ध करवा पा रहा है? क्या अपने उद्देश्य के अंदर पूर्ण है? तो आप उसके अंदर जो है आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। या केवल इंफ्रास्ट्रक्चर या केवल टिप्पणी करवा लें तो अपन बता सकते हैं। एक सीआरए की बात हुई तो सीआरए के बारे में पूछ ले तो दोस्तों आपका जो है वो एक क्वेश्चन 5 नंबर का सीआरए का बन सकता है। उसके अलावा अगर पूछा जाए तो एक आपका ब्रिक्स तारामंडल की बात जो है पूछी जा सकती है। तो जितने भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है वो आपस में एक दूसरे से जो है वो क्या करेंगे। हाँ, और उसके बाद में एक फोर्टोलेजा अनाउंसमेंट आपसे पूछा जा सकता है। फोर्टोलेजा अनाउंसमेंट आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये आपका तैयार हो गया एक फोर्टोलेजा। तो ये चारों पर्सन कर सकते हो। हाँ, अब जैसे जब ब्रिक्स जुड़ा था नया नया तब एक प्रश्न पूछा था इन्होंने, और वो नया नया में एक प्रश्न क्या पूछा था वो अगर बात करते हैं। हाँ, अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले ये प्रश्न आया था यकीतनबर्ग सम्मेलन क्या है। तो पहले बात तो ये आदमी देखते ही रह गए कि ये क्या है। अरे भाई ये ब्रिक्स का पहला सम्मेलन है। जब ब्रिक हुआ करता था, अस्थाई नहीं। ये देखो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, नाम क्या लिखा, यकीतनबर्ग सम्मेलन। तो ये क्वेश्चन आया था ब्रिक्स का पहला सम्मेलन जिससे यकेतरिनबर्ग रूस में हुआ था वो सम्मेलन है जिसमें ब्राजील के लूला डिसिल्वा, यहाँ पे रूस से जो है वो दोस्तों मेदवेदेव, मनमोहन सिंह, और चीन से जो है हु जिनताओ साहब जो है वो गए थे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिति में सुधार और वित्तीय संस्थाओं में सुधार की बात थी। तो काल अगर कोई प्रश्न पूछ ले 2 नंबर में, वापस रिपीट नहीं होगा लेकिन आया था। और उससे मैं ये कहना चाहता हूं, इसलिए मैं ये सारे सम्मेलन पढ़ा रहा हूं कि उस समय भी ब्रिक्स सिलेबस में था। लोगों को लगता है कि केवल करंट वाला सम्मेलन पढ़ के चले जाते हैं उससे प्रश्न सही हो जाएगा, बस बहुत है केवल करंट से। कभी कभी अगला फंसाने के लिए पहला सम्मेलन या कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन भी पूछ लेता है। आगे बात करते हैं चौथा ब्रिक्स सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में हुआ था। पहली बार भारत ने मेजबानी की थी। भारत ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना का विचार रखा था। भारत ने कहा था कि विकासशील और अल्प विकसित देशों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हमें जो है वो क्या करना चाहिए, हमें एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाना चाहिए। ये बात हुई। उसके बाद में छठा ब्रिक्स सम्मेलन 2014 में ब्राजील में हुआ, फोर्टोलेजा में, जहां $100 अरब के एनडीबी की बात हुई। और उसके साथ साथ एक ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व की बात हुई। संयुक्त ऊर्जा कोष की बात रूस ने की। हमने जो है युवा वैज्ञानिक मंच, ब्रिक्स भाषा स्कूल और ब्रिक्स विश्वविद्यालय की बात की। ये हम लोगों ने बात की। उसके बाद में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन वापस भारत में हुआ और ये जो है वो
ठीक ठाक सम्मेलन था, ज़्यादा कुछ। अब लास्ट 3 सम्मेलन जो है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत के मोदी जी ने जो है वो इसकी वर्चुअल अध्यक्षता की। ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन, आम सहमति हेतु जो है वो दोस्तों आपके ब्रिक्स के बीच सहयोग होना चाहिए। मोदी जी ने कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक रिकवरी प्रक्रिया में ब्रिक्स देशों की महत्वपूर्ण एवं अग्रणी भूमिका पर भी प्रकाश डाला, और इन्होंने जो है वो दोस्तों जो है वो ब्रिक्स के लिए एक आदर्श वाक्य भी दिया, बिल्ड बैक रेजिलियंट, इनोवेटिव, क्रेडिबली एंड सस्टेनेबली की भी बात कही। और इनमें आतंकवाद विरोधी कार्य योजना लाई गई, यूएनएससी में सुधार की बात कही गई कि यूएनएससी में हमें भी जो है हिस्सा देना चाहिए, आतंकवाद खतरों, इन सब के बारे में, अफगानिस्तान के अंदर जो है शांति कैसे स्थापित की जाए, इन विवादों को जो है वो हम कैसे जो है इन मेन संस्थाओं में उठाएं। कोविड के टाइम में जो है वो हमने जो है वो अपन ने बौद्धिक संपदा अधिकारी के पहलुओं पर छूट देने की बात की ताकि कोविड के टीके बन सके, इन सारी बातों पे बात की। तो 13वां नहीं पूछेंगे आपसे, 13वां 14 15 पे रिदम में कि भाई 13 कहाँ हुआ था। 13वां आपका जो है वो ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था 2021 में। उसके बाद में इस समय आपको 2021 में कोविड था, तो कोविड के टाइम में तो बस कोविड की बात होगी। तो एक तो कोविड-19 महामारी के टाइम हमने जो है वो रिकवरी की बात कही, वर्चुअली इनोवेशन, वर्चुअली ये सम्मेलन हुआ, हमने जो है वो अध्यक्षता की, आतंकवाद विरोधी कार्य योजना की बात कही, यूएनएससी के अंदर जो है हमने ये क्या कहा कि इसमें हमें जो प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और सुधार करना चाहिए। उसके साथ साथ जो और देश हैं अफगानिस्तान के अलावा, ब्रिक्स नेताओं ने म्यांमार, सीरिया में संघर्ष, कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव, इजराइल फिलिस्तीन हिंसा, अन्य विवादों को भी यहां पे बात उठाई। साथ के साथ कोविड-19 में आपको जो है बौद्धिक संपदा अधिकारों में थोड़ी छूट देनी चाहिए, इस पे भी बात की गई। फिर दोस्तों चीन में वापस वर्चुअली हुआ, और इसके अंदर जो है पहली बार कहा कि हमें कुछ देशों को जो है वो क्या देना चाहिए, बीजिंग घोषणा पत्र में। आप हाँ याद रखें, ये आपकी घोषणा में पूछ सकते हैं। इसके अंदर जो है बीजिंग वाले में पहली बार कहा गया कि हमें कुछ लोगों को सदस्यता देनी चाहिए, क्योंकि चीन सदस्यता देने के पक्ष में था, भारत सदस्यता देने के पक्ष में इतना नहीं था, क्योंकि चीन जिन लोगों को सदस्यता दिला रहा था वो अमेरिकी विरोधी या पश्चिम विरोधी थे, और भारत कभी भी ये नहीं चाहता कि ब्रिक्स एक पश्चिम विरोधी संस्था बन जाए, क्योंकि हमारे पश्चिम से भी रिश्ते अच्छे हैं, और हमारी विदेश नीति यही तो है कि हम सबके साथ रहे लेकिन तटस्थ रहें, हम सबके साथ रहे लेकिन तटस्थ रहे। तो यहां पर जो है यहां नींव रखी गई, क्योंकि अब जो है वो केवल और केवल चाइना जो है वो इसके अंदर जो है बहुत लोगों को सदस्यता दिलाने में था, और दिलाई भी चाइना में, लेकिन पाकिस्तान को नहीं दिला पाया। पाकिस्तान की भी इच्छा थी चाइना की कि भी जो है मैं दिलाता हूं, लेकिन वो नहीं। अब यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, और वो प्रश्न क्या है दोस्तों, ब्रिक्स प्लस सम्मेलन आयोजित किया गया, ये क्या है। हमने क्या किया, जो चीन के बीजिंग जो है वो दोस्तों आपका वर्चुअली हुआ था, उसमें हम कुछ देशों को बुलाया, और वो देश क्या थे, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, इन देशों को बुलाया। तो इसे हम ब्रिक्स प्लस सम्मेलन कहते हैं। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपके बैठ सकता है। उसके बाद में बीजिंग घोषणा, इसमें कहा गया रूस यूक्रेन के बीच वार्ता का समर्थन कहा गया, को लड़ने में कोई मतलब को नहीं, आपस में बैठकर बातचीत करो। यह समूह यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए वहां पे जो है वो संयुक्त राष्ट्र एवं रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के प्रयासों का समर्थन करने को तैयार था। भारत और ब्राजील ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर जोर दिया कि भाई चाइना तो जो है वो आपके, भारत ब्राजील जो है वो ये क्या चाहते हैं कि हमें भी जो है वो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में जो है हिस्सा मिलना चाहिए, ताकि हम जो है वो इसके अंदर जाएं। चीन जो है वो भारत के स्थायी सदस्यता के पक्ष में नहीं है, उसके ऊपर यूएनओ में कभी अपन अलग बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर ब्रिक्स का एक सम्मेलन, ब्रिक्स घोषणा पत्र अनुसार आतंकवाद को कभी भी किसी आस्था, राष्ट्र, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ना चाहिए। आतंकवाद आतंकवाद है, ऐसे तो अब जनता भी कैसे जोड़ रही है, गलत बात है। भ्रष्टाचारी को सुरक्षित आश्रय से वंचित करने की पहल, इसका उद्देश्य था कि शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से भ्रष्टाचार विरोधी क्षमता निर्माण करें। बहुपंक्षीय ढांचे के तहत भ्रष्टाचार विरोधी आदान प्रदान व सहयोग को जो है वो दोस्तों बढ़ाया जाए, ताकि भ्रष्टाचारी यहां से भाग के कहीं आपके यहां शरण नहीं ले। विश्व शिखर सम्मेलन में मादक दवाओं की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की गई। ये प्रश्न भी आ सकता है, बीजिंग घोषणा 2 नंबर में बीजिंग घोषणा भी आ सकती है, इतनी पुरानी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में जो है वो ये एग्जाम में है।
तो ब्रिक्स प्लस सम्मेलन जो है वो दोस्तों कब हुआ, आप लोगों को याद हो गया कि 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो था उसके तहत जो है हम लोगों ने दूसरे देशों को भी इनवाइट किया था, उसे ब्रिक्स प्लस सम्मेलन कहते हैं। बीजिंग घोषणा पत्र 14वें के तहत हुई और वो भी अपन लोगों को पता है रूस यूक्रेन के बीच वार्ता की बात कही हमने, साथ के साथ यह कहा कि भारत और ब्राजील को जो है वो स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। चीन इस चीज़ का विरोध करता ही है, रूस को मिली भी है तो उसको तो करना ही क्या है। आतंकवाद पर हमने जो है वो बात कही, भ्रष्टाचारियों पे बात कही और उसके साथ साथ मादक दवाओं पे चिंता व्यक्त की। तो सर थे तो जो है वो 100 क्यों पढ़ाए हैं, अब जार थे 15वें शिखर सम्मेलन पर पहुंचे हो। हाँ तो अब जार पहुंचे, बात तो पढ़नी पड़ेगी ना, प्रश्न तो आएंगे जो आएंगे, अपने तो टॉपिक पूरा है ना। और जब मैंने एक बात कही है, चाहे मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँ चाहे कभी भी पढ़ाऊँ, तुम्हारा टाइम खोटी नहीं होना चाहिए। पढ़ाऊँ तो ऐसा पढ़ाऊँ कि दोबारा आपको ये टॉपिक ही नहीं पढ़ना पड़े। तो वैसा ही मैंने प्रयास किया कि अब आपको जो है ब्रिक्स पढ़ने की आई थिंक जरूरत नहीं है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों जो है पहली बार व्यक्तिगत मीटिंग है जिसमें ये मिले हैं, क्योंकि और वर्चुअल चले और वर्चुअल बनने लगे। इसकी तो थीम भी पूछ सकता है, ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअल एसिलेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीटेररिज्म। याद रखें, मल्टीलेटरिज्म ये याद रखें भाई, इसकी थीम भी याद रखो, ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअल एसिलेटेड ग्रोथ। साझेदारी किसके लिए, ग्रोथ के लिए, विकास के लिए और बहुपक्षवाद के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां से एक एक चीज याद होनी चाहिए। ये प्रश्न आ सकता है, ये बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। जोहान्सबर्ग सम्मेलन पर टिप्पणी करें, ये कहां पे हुआ दोस्तों, जोहान्सबर्ग में। पहली चीज हमने मिस्र, इजराइल, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया और अर्जेंटीना को जो है वो शामिल कर लिया। मतलब अब 1 जनवरी 2024 से जो है ये प्रभावी होगा। अब ब्रिक्स 5 + 6 तो बी प्लस ब्रिक्स प्लस में बन जाएगा, ब्रिक्स प्लस बन जाएगा। अब टोटल 11 मेंबर हो जाएं। इन 6 के नाम याद रख लो। आरपीसी ये भी पूछ लगती है कि हाल ही में ब्रिक्स की सदस्यता जिन नवीनतम 6 देशों को मिली है उनके नाम लिखो, या नवीनतम रूप से सदस्यता किसको दी गई उनके नाम लिखो। अब यहीं से समस्या आती है, भारत के सामने चैलेंज क्या है, वो चैलेंज यहीं से आते हैं, क्योंकि अब जो है अमेरिका का धुर विरोधी ईरान इसमें आ गया है। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो अर्जेंटीना जो अमेरिका का दुर्विरोधी है वो इसमें आ गया है। तो क्या ये अमेरिकी विरोधी गुट बन गए और चाइना ने इनकी पैरवी की कि आओ। अब जो है वो पश्चिम के देश देखने लगे हैं कि ये तो पश्चिम विरोधी संगठन बनते जा रहा है, ये तो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जो पश्चिम है उससे विरोधी बनता जा रहा है। तो इसके बारे में भी इंडिया की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, तो इंडिया बोला इसको और अच्छा करेंगे, इसमें वो भी लेके आएंगे, हम ग्लोबल साउथ को लेकर आएंगे। मतलब जो देश अभी विकासशील और अल्प विकसित है, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे लैटिन अमेरिकी देश हो, चाहे आपके जो और देश हो, उन सबको हम लेके आएंगे। तो 40 से अधिक देशों ने ब्रिक्स की शामिल होने की इच्छा प्रकट की थी, क्योंकि सब ब्रिक्स में आज के दिन जुड़ना चाहते हैं। 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा प्रभावित हुई है। इस वजह से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण था। यूक्रेन संघर्ष पर रूस को अलग थलग करने के प्रयासों के बीच ब्रिक्स के विचार विमर्श का महत्व बढ़ा था, क्योंकि ब्रिक्स का सदस्य था रूस। फिर भी ब्रिक्स ने जो है वो ये बात नहीं कही कि जब हम रूस का समर्थन करते हैं, हमने शांति की बात कही, ब्रिक्स ने शांति की बात कही। तो ये भी एक जो है वो अच्छी बात थी। हमने 6 को मेंबरशिप दी, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो। ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया, अर्जेंटीना। ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया, अर्जेंटीना। याद रखो भाई, इनको याद करो। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो भारत ने कहा कि अब संयुक्त राष्ट्र में सुधार होना चाहिए और हमें लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व जो है मिलना चाहिए। भारत और अन्य ब्रिक्स देशों को लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व मतलब हमें तो भाई सुरक्षा परिषद में स्थायी मेंबर बनाओ, हमें तो सुरक्षा मेंबर में क्या बनाओ, स्थायी सदस्य बनाओ। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन ऑर्गेनाइजेशन में हमारी भूमिका बढ़ाओ। ब्रिक्स सदस्य जो है वो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो कहते हैं कि कम उत्सर्जन वाली या कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक किफायती एवं टिकाऊ समाधान करने की बात हुई।
हाँ भाई, तुम लोग कह रहे हो कि भाई जो है वो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए ये करो वो करो वो करो, तुमने तो प्रदूषण किया है, लेकिन जो अर्थव्यवस्थाएं अभी विकसित ही नहीं हुई हैं, जो विकासशील ही नहीं है, अल्प विकसित है, जो कार्बन का इतना उत्सर्जन करते ही नहीं है, तो उनको वो कैसे करेंगे? उनको या तो आप टेक्नोलॉजी दो या पैसा दो। आप ये तो नहीं कह सकते हो कि आप जो है वो कोयले से ऊर्जा ही नहीं मत बढ़ाओ। अगर एनर्जी नहीं बनेगी तो उनका डेवलपमेंट ही नहीं होगा। तो उनके ऊपर भी बात की गई। ब्रिक्स देशों ने जलवायु परिवर्तन के बहाने देशों पर लगाई गई व्यापार बाधाओं का विरोध किया। ब्रिक्स ने क्या कि क्लाइमेट चेंज के नाम पे जो ट्रेड की जो बाधाएं लगाई जा रही है, ट्रेड बैरियर्स जो लगाए जा रहे हैं, इनको भी हमें समाप्त करना चाहिए। यहां पे एक फ्रेंड ऑफ ब्रिक्स की बात कही गई, इसे आप ढंग से याद रखें। यह भी आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स दक्षिण अफ्रीका के द्वारा 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में लगभग 67 देशों को, चाहे वो अफ्रीकी हैं, लैटिन अमेरिकी हैं या कैरिबियाई देश हैं, इनको आमंत्रण भेजा। इन देशों को फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स कहते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि जोहान्सबर्ग में सम्मेलन था, उस समय 67 अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी और दोस्तों आपके कैरिबियाई नेशंस को जो है वो आमंत्रण भेजा कि आप आओ हमारे सम्मेलन में बैठो, हमारी बातें सुनो, बढ़िया तरीके से प्रवचन सुनो। तो ये फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स आपके 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों? आने वाले टाइम में ब्रिक्स 11 नहीं, मुझे जहां तक लगता है 100 तक पहुंचेगा, जिस स्पीड से ब्रिक्स भाग रहा है, क्योंकि अब हर देश जो है वो ब्रिक्स के अंदर शामिल होना चाहता है। तो ये भी है। ब्रिक्स देशों ने फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स देशों को भाग लेने के लिए भी जो है वो दोस्तों आमंत्रण किया। इससे ये पता लगता है कि आने वाले टाइम में विस्तार जो है वो और होगा। ब्रिक्स नेताओं ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी करते हुए ये कहा कि हम बहुपक्षवाद हैं, मतलब मल्टीलेटरिज्म की बात करते हैं, हम एक ध्रुवीय विश्व की बात नहीं करते, हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम इंटरनेशनल लॉ भी मानेंगे। आने वाले टाइम में साझा मुद्रा भी चलाई जाएगी, आने वाले टाइम में एक जो है वो जॉइंट करेंसी भी चलाई जाएगी, ताकि डॉलर पे डिपेंडेंसी हमारी कम हो सके। इसमें हमने कोविड-19, क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, एनर्जी, व्यापार, इन सब पे भी बात की, इन सब पे भी बात की। ये लो भाई, ये आपका ब्रिक्स का जोहान्सबर्ग सम्मेलन है। क्या क्या पॉइंट याद रखोगे? याद होने चाहिए, जोश खत्म नहीं होना चाहिए। इतना ही तो पढ़ा है तुम लोगों ने, अब तो कुछ है ही नहीं, बस 5-4 स्लाइड हैं। ढंग से याद रखो। क्या याद रखना है? क्योंकि ये सम्मेलन अपने आप में जो है वो ये दिखा रहा था कि कहीं ये अमेरिकी विरोधी गुट तो नहीं बन रहा, कहीं ये पश्चिम विरोधी गुट तो नहीं बन रहा, कहीं चाइना वाले अपने समर्थक देशों को तो नहीं ला रहे, कहीं भारत को इसमें जो है वो साइड में तो नहीं लगाया जा रहा। ये सारी चीजें थी। चाइना पाकिस्तान को भी लाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने तो कौन ब्रिक्स मान दो, पाकिस्तान का तो कट लक्षण है। आज जब पूरा जो है वो युद्ध चल रहा है तो पाकिस्तान को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। पाकिस्तान को तो आज भी कोई नहीं पूछ रहा कि भाई बताओ क्या करना चाहिए, इजराइल हमास जो कॉन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान का तू थारा राम बैठे हो ना, मैं आप भी देख लें। तो भाई यहाँ पे चौधर करने वाला ईरान, सऊदी अरब है, यही खुद ही बहुत है, दूसरे के पास चौधर कहाँ पड़ी। तो पाकिस्तान तो बस थोड़ा बहुत अपने से कर ले, छोटी मोटी बात वही बहुत, और पाकिस्तान के बस की ज़्यादा जो है वो है नहीं। तो ये आप जो है वो ढंग से याद कर लो। उसके बाद में अगर हम लोग देखें दोस्तों आपके यहाँ, तो ब्रिक्स संगठन में होने वाला विस्तार है जो है वो आने वाले टाइम में और बढ़ेगा, ये भी हमें पता चल रहा है। और इससे दोस्तों ये याद रखना, जब ये विस्तार हुआ है तो इससे आने वाले टाइम में अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देश भी आने वाले टाइम में मेंबरशिप लेंगे, तो उनका भी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। हमने रूस यूक्रेन युद्ध के अंदर भी जो है वो हमने जो है वो क्या शांति की बात कही। भारत लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए भारत और ब्रिक्स देशों को, किसमें? सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र में मिलना चाहिए। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कम कार्बन उत्सर्जन वाले देश है उनका समाधान कुछ किफायती समाधान होना चाहिए। वो कहीं पे भी पर्यावरण संरक्षण की इतनी बड़ी जो है वो कीमत नहीं चुका सकते कि उनका विकास ही नहीं हो। इतना पैसा, इतनी कीमत भी नहीं चुका सकते कि उनका विकास ही नहीं हो। उन्हें कोयला चाहिए, उन्हें एनर्जी बनानी पड़ेगी, सारी चीजें हैं। जलवायु परिवर्तन के आधार पर जो बिना मतलब के ट्रेड बैरियर्स लगाए जा रहे हैं उनको हटाया जाए। उसके साथ साथ दोस्तों जो है आने वाले टाइम में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स से पता चलता है कि सदस्यता का विस्तार होगा। और ब्रिक्स नेताओं ने बहुपक्षवाद, अंतर्राष्ट्रीय विधि और सतत विकास की बात कही है। हम एक साझा मुद्रा भी बनाएंगे, और हमने जो है वो कोविड हो, चाहे आप का आतंकवाद हो, साइबर सिक्योरिटी हो, इन पे भी बात की। और फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स याद रख लोगे? पक्की बात? श्योर? चलो आगे।
चलो, तो ब्रिक्स के विस्तार के कारण चीन की रणनीतिक चाल है जी। आने वाले टाइम में जो है चीन इसे पश्चिम विरोधी भावनाएं ग्लोबल साउथ की तरफ ले जाना चाहता है, और देशों के पास जो है सीमित अवसर हैं कि और जाएगी किसकी मेंबरशिप ले, कम से कम इसकी तो ले लें। और समान विचारधारा वाले देश जो है वो एक साथ आ रहे हैं, तो ये तो समस्या है भारत के लिए। ये समस्या किसके लिए? भारत के लिए समस्या है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भारत के लिए क्या महत्व है? देखो, पहली चीज, पहला महत्व तो ये कि इसके अंदर जो है हमारे यहाँ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो तनाव चल रहा था, तो भारत और चीन के राष्ट्रपति ने यह कहा है कि हम तनाव कम करने का प्रयास करेंगे, सैनिक एक दूसरे की सीमा पार नहीं करेंगे और एलएसी पे तनाव कम करेंगे। ठीक बात है। भारत, अब इतने देश जो है वो इसमें जुड़े हैं, तो भारत को जियो पॉलिटिकल भारत का प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि आप ब्रिक्स में साथ हो, तो चाहे वो ईरान हो, चाहे मिस्र हो, चाहे इथोपिया हो, चाहे दोस्तों आपके और देश सऊदी अरब हो, तो वो तो अपने दोस्त रहेंगे ही और अच्छे रहेंगे, तो वहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट हो, चाहे जियो पॉलिटिकल हो, ज्यादा बढ़िया ब्रिक्स का लाभ भारत भी लेता रहेगा। भारत के नए सदस्यता मानदंडों का मसौदा तैयार करने में भारत ने भूमिका निभाई है, और भारत ने यहाँ पे रणनीतिक तैयारी करते हुए उन्हीं नए देशों को अब जो है वो आगे आने वाले टाइम में मेंबरशिप मिलेगी जो ठीक ठाक हो, एकदम पश्चिम विरोधी भी नहीं बनाना। तो भारत ने सदस्यता के मानदंडों का मसौदा तैयार करने में भी भूमिका निभाई। तनाव कम कर देंगे, जियोपॉलिटिकल हमें जो है लाभ मिलेगा। भारत इसे पश्चिम विरोधी समूह नहीं बनाना चाहता, भारत इसे गैर पश्चिम समूह के रूप में देखता, पश्चिम विरोधी नहीं। हाँ, पश्चिम विरोधी नहीं, गैर पश्चिम समूह है, जो कि आपके जो है वो आपके गैर पश्चिम समूह के रूप में देखता है। भारत इस दृष्टिकोण में विविधता रखता है, मतलब आप अलग अलग रहो भले ही, लेकिन आप डेवलपमेंट की बात करो, अगले के सामने जो है वो आप एक तरीके से ऐसे नहीं कि हम तुम्हारे विरोधी। हाँ, आप अलग अलग हो, आप अपने डेवलपमेंट की बात करो, आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करो, क्लाइमेट चेंज को रोकने की बात करो, टेररिज्म को कम करने की बात करो, लेकिन नहीं, इसे कोई हमें सैन्य संगठन नहीं बनाना है कि हम जो ऐसे जो अमेरिका के विरुद्ध या पश्चिम के विरुद्ध करा दें। तो ये पश्चिम विरोधी नहीं, हम गैर पश्चिम देश देखते हैं। इस संगठन के जरिए कम से कम भारत चीन रूस के संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद तो दिखती है कि हम कम से कम हर साल भारत चीन बैठ तो जाएगा। अब चीन रूस ज्यादा निकट आ रहा है, पहले तो चीन रूस भी जो है वो अपने आप में बड़े ही दूर विरोधी थे, तो ये भी ठीक काम है। इससे आने वाले टाइम में आपके स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर जो है रिसर्च बढ़ेगा, और ब्रिक्स आपकी जो है वो अंतरिक्ष अन्वेषण संघ भी स्थापित किया जाएगा। आने वाले टाइम में हम लोग जो है स्पेस रिसर्च एक संघ भी बनाने वाले हैं। भारत में लुप्त प्राय बड़ी बिल्लियां, जो आपके बिग कैट की बात करते हैं, तो वो अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो है उसमें भी ब्रिक्स देशों का सहयोग मिलेगा, ये भी एक ठीक है। ब्रिक्स देशों के विस्तार और आपसी व आर्थिक समझौते से भारतीय आयात निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा ही। भारत के पास आयात के भी ऑप्शन मिलेंगे, निर्यात के भी ऑप्शन मिलेंगे। ब्रिक्स वेस्ट बैंक जो आपके मुद्दे पर अगर हम लोग बात करें, तो सहमति बनने से दोस्तों आने वाले टाइम में अगर ब्रिक्स बैंक और ब्रिक्स करेंसी की बात करें, ब्रिक्स बैंक तो बने गया, मुद्रा के मुद्दे पे अगर मामला बैठ जाए, तो आने वाले टाइम भारत जो है डिपेंडेंसी डॉलर पे कम होगी। आतंकवाद के मुद्दे को सम्मेलन में उठाया गया, जो कि भारत को कूटनीतिक जो है वो दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो सही, भारत जो है कूटनीतिक सहयोग प्राप्त हो सकता है आतंकवाद के मामले में, क्यों आपने आतंकवाद की बात भी की यहाँ पे, और आतंकवाद पे वक्तव्य भी जारी किया गया। भारत ने सिद्ध कर दिया कि वह क्वाड का भी मेंबर है और ब्रिक्स में भी उसकी जो है अहम भागीदारी है। तो ये भारतीय विदेश नीति की खूबी को दर्शाता है। इसमें भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो दुनिया में किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं है, किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं है। मैं हूं तो केवल और केवल किस चीज के लिए हूं कि हम तटस्थ हैं, हम विकास के लिए हैं, हम आतंकवाद को रोकने के लिए हैं, हम जो है वो दोस्तों सतत विकास के लिए हैं, बुनियादी ढांचे के लिए हैं, ऊर्जा के लिए, परिवहन के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, बिग कैट अलायंस के लिए, नेशनल ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के लिए, इन सब के लिए हम हैं। हम किसी सैन्य गुट में नहीं है, लड़ाई करने के लिए हम शांत देश हैं, हमें कोई मतलब नहीं है तुम तुम्हारे मतलब जो है लड़ाई करते रहो। तो भारत के लिए महत्व क्या है? तनाव कम हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट भारत का बढ़ेगा। भारत ने खुद सदस्यता के मानदंड का मसौदा तैयार किया है, तो आने वाले टाइम में ब्रिक्स में भी ऐसा नहीं है कि चीन बहुत ज्यादा हावी हो जाए। भारत ने भी पैरवी की, इन देशों को जो है वो चलो ओढ़ लिया जाए, आने वाले टाइम में और भी बढ़ेंगे। पश्चिम विरोधी समूह के बजाय भारत इसे गैर पश्चिम समूह के रूप में देखता है। इससे भारत चीन और रूस के साथ, भारत के चीन और रूस के साथ संबंध भी
जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, ताकि हर साल कम से कम मिलेंगे। आप स्पेस टेक्नोलॉजी में एक जो है वो रिसर्च के लिए संघ भी बनाएंगे। बिग कैट अलायंस में भी भारत को सहयोग इससे मिलेगा, और इससे दोस्तों जो है वो भारतीय आयात निर्यात को, मुद्रा पे डिपेंडेंसी भी, डॉलर पे डिपेंडेंसी भी कम होगी, आतंकवाद भी रोकेंगे। तो हम क्वाड में भी है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत है, और हम ब्रिक्स में भी है, हमारी महत्वपूर्ण भूमि है, क्योंकि हम किसी भी सैन्य गुट में नहीं है। भारत के सामने चुनौतियां क्या है? भारत चीन और रूस के साथ अपने संबंधों को संतुलित कैसे करेगा? पश्चिम द्वारा रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता के रूप में देखा जा रहा है, तो साथ ही चीन के साथ सीमा विवाद है, सुरक्षा व हित का एक बड़ा खतरा है। तो पहली चीज तो इनके साथ संबंधों को संतुलित कैसे करेगा, ये एक चैलेंज है। उसके साथ साथ हमारे जो सीमा विवाद है उनको हम कैसे मैनेज करेंगे, ये एक चैलेंज है। और इसे पश्चिम का विरोधी माना जा रहा है, इसको हम सही कैसे करें? भारत को ग्लोबल साउथ के देशों का ब्रिक्स में प्रभाव बढ़ाने के लिए चीन और रूस के सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ की बात करता है। ग्लोबल साउथ मतलब आपके यहां जो साउथ में जो देश जो विकासशील और अल्प विकसित है, उनकी बात भारत कर रहा है। भारत चीन और पाकिस्तान के साथ अनसुलझे सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा भी जो है वो बढ़ रहा है। इस व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारत के सामने एक चैलेंज है। उसके साथ साथ चीन ब्रिक्स का सबसे बड़ा व सबसे शक्तिशाली देश है, जिसमें भारत को ब्रिक्स के अंदर साझा मुद्दों पर चीन के सहयोग की आवश्यकता होगी। तो हम चीन को साथ कैसे लाएंगे? हमें बहुत सारे मामलों में चीन के सहयोग की आवश्यकता होगी। ब्रिक्स संयुक्त राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित वैश्विक व्यवस्थाओं में सुधार का लक्ष्य रखता है, लेकिन सदस्य देशों की इन सुधार के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण है। तुम सुधार की बात करते हो, लेकिन तुम जो है वो जब जैसे ही सुरक्षा परिषद के अंदर भारत की सदस्यता की बात आती है, सबसे पहले विरोध कौन करता है? ये चीन। और कौन करता है? चीन के अलावा कोई विरोध ही नहीं करता। तो सुधार की बात करते हो, पर सबका अलग अलग दृष्टिकोण है। ईरान और अर्जेंटीना शामिल होने से यह अमेरिकी विरोधी संगठन बनता जा रहा है। तो ये भी भारत के लिए एक चैलेंज है, ये भी भारत के लिए एक चैलेंज है, ये भी भारत के लिए चैलेंज है। तो ब्रिक्स में भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक भूमिका यही होगी कि वह ब्रिक्स को पश्चिम की गिरफ्त को कम करने के लिए, पश्चिम देशों की गिरफ्त को कम करने के लिए कारगर समूह के तौर में विकसित करने के साथ साथ उसे पश्चिम विरोधी नहीं बनाएगा। पश्चिम देशों के साथ टकराव के रास्ते पर बढ़ने से उसे रोका जाएगा नहीं, कि हम पश्चिम विरोधी नहीं है। हम पश्चिम विरोधी नहीं है। फाइनेंशियली आपको जो हम सहायता करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में सहायता करेंगे, सब में सहायता करेंगे, लेकिन पश्चिम विरोधी नहीं है। पश्चिम विरोधी नहीं है। ये आपका जो है भाई जो है वो कंप्लीट ब्रिक्स है। और ब्रिक्स के सामने चुनौतियां आने वाले टाइम में, ब्रिक्स के सारे देश अलग अलग कॉन्टिनेंट से आते हैं। सब देशों का एजेंडा अलग अलग है, बस बैठने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पे ब्राज़ील के हित अपने अलग है, रूस के अलग है, चीन के अलग है, इंडिया के अलग है, और साउथ अफ्रीका के अलग है, अब ईरान के तो और ही अलग है। तो ब्रिक्स में जो मेंबर हैं उनके एजेंडा अलग अलग हैं। हमारी ना जो है वो ब्रिक्स के अंदर एजेंडा अलग होने के साथ साथ ब्रिक्स के देशों के आपस में विवाद भी है, जैसे भारत चीन का आपस में विवाद है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। उसके साथ साथ दोस्तों ब्रिक्स बहुत बड़ा, आबादी में बहुत बड़ा है, लेकिन ट्रेड में अगर हम देखें तो केवल 16-17% ट्रेड ही विश्व का ब्रिक्स के पास है। तो व्यापार पुअर, ये अपन बोल सकते हैं व्यापार पुअर संस्था है ब्रिक्स। आपको कहने में लग रहा होगा, भौगोलिक असंगति भी है, एक कोई से महाद्वीप में, एक कोई से महाद्वीप में, एक कोई से महाद्वीप में। तो ये भी एक चैलेंजेस है, ये भी आपके सामने चैलेंजेस है। तो अब अगर कोई सबसे बड़ा चैलेंज है तो आरएस मेंस है, उसे कंप्लीट करना है। तो अर्जुन बैच आपके जो है वो याद रखें, सोमवार से नए सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। जो अब तक इंतजार कर रहे थे वो आगे इंतजार नहीं करें। सोमवार से तक्षशिला बैच है, फाउंडेशन वाले में भी नए सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं और इसमें भी नए, और जूनियर अकाउंटेंट का बैच भी अभी स्टार्ट हो चुका है, तो आप वो भी जो है वो एनरोल कर सकते हो। अब एक चीज मैं बता देता हूं, यहाँ पे ब्रिक्स से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या बनते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रश्न बनेगा। सॉरी, अभी चलते हैं, पहले अपन ने लिखे थे वहीं देख लेते हैं। 4-5% तो बन ही रखे थे, उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं ताकि कोई क्वेश्चन और भी बने। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, सीआरए, उसके साथ साथ संयुक्त, उसके साथ साथ जो आपके प्रश्न बन सकते हैं उन सब के ऊपर बात कर लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, सीआरए, तारामंडल और फोर्टोलेजा बन गया। उसके बाद में एक प्रश्न बनता है, ब्रिक्स प्लस सम्मेलन क्या था? ब्रिक्स प्लस सम्मेलन क्या था? एक क्वेश्चन बनता है यहां से, बीजिंग घोषणा पत्र क्या थे?
एक अगला प्रश्न यहां से ये तो बन ही गया। उसके बाद में अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स क्या है। एक, हाँ ये 2 नंबर का बनेगा, ये 5 नंबर का बनेगा आपके यहाँ, ये 2 नंबर का बनेगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है नए सदस्यों, नए जो न्यू मेंबर है उनका नाम लिखो आप, न्यू मेंबर का नाम लिखो। फ्रेंड ऑफ ब्रिक्स हो गया आपका, और उसके साथ जो है वो नए मेंबर का नाम लिखो। और क्या प्रश्न बनता है भाई, और जो प्रश्न बनता है इसके बाद में न्यू मेंबर हो, फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स हो, ब्रिक्स प्लस सम्मेलन हो, उसके साथ बीजिंग घोषणा पत्र हो, उसके बाद में आपका क्वेश्चन बनता है जोहान्सबर्ग सम्मेलन का। बस ये इतने प्रश्न बनते हैं, ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इनको तैयार कर लो तो मान लो कि आप ब्रिक्स के अंदर अब तैयार हो। आईआर में कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं जाना, पॉलिटी कम आती है, आईआर ज़्यादा आता है। तो ये ब्रिक्स व्रिक्स ढंग से पढ़ लोगे ना उतना ही ज़्यादा फायदा है भाई। तो किसी ने नहीं पढ़ा तो थोड़ा ध्यान दे लेना, ताकि और ज़्यादा बेटर रहे, बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ सकें। और उसके आगे मैं अगर चलूँ तो ये सारी चीज़ें, एक ब्रिक्स आपका हो गया, एक मैंने G20 करवा दिया, ऐसे धीरे धीरे आईआर के सारे टॉपिक करवा दूंगा। सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अर्जुन बैच आपका जो है, नए सब्जेक्ट जो है वो आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं, आपके नए सब्जेक्ट जो है वो दोस्तों याद रखें सोमवार से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज ही एडमिशन लेके पुराने सब्जेक्ट कवर कर लो। मैं यहाँ पर 5 छोटे सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें सोशोलॉजी और आपका लेखांकन पूरा हो चुका है, योगा में साइड बाय साइड को पूरा करवा दूंगा। अब मैं व्यवहार और प्रबंधन पे चलने वाला हूँ। इको दोनों मैं पढ़ाऊंगा, पॉलिटी दोनों मैं पढ़ाऊंगा, रिवीजन में अलग से करवाऊंगा। हिंदी इंग्लिश की बेस्ट फैकल्टी है और सारी जो है अच्छी फैकल्टी है। आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, साथ के साथ अर्जुन बैच एनरोल करके। और टेस्ट सीरीज हमारे अर्जुन बैच पे अभी जो है वो आपका विशेष ऑफर चल रहा है, और आप अभी लोग जो है एनरोल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज हमारी जो चल रही है उसमें हम जो है वो, ये पहली टेस्ट सीरीज होगी राजस्थान की, जिसके अंदर जो है वो दोस्तों आपको जो है वो निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है ना। तो ये आपके लिए जो है ये बहुत बढ़िया लाभदायक चीज़ है, बढ़िया तरीके से आप पढ़ो। मैंने ब्रिक्स पढ़ा दिया, अब योग का टॉपिक पढ़ा दूंगा, दोनों आपके कंप्लीट क्लियर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगला टेस्ट आपका राजस्थान हिस्ट्री का है, जो कि आपका जो है 22 अक्टूबर का होगा। उसके बाद में 29 अक्टूबर वाला टेस्ट। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। बूस्टर अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, क्लासेस लेते रहो, और जो है वो आपके यहाँ जो है वो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू भाई।